दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने लखीमपुर चीनी घुसपैठ और महंगाई को लेकर केंद्र पर बोला हमला। कार्य समिति ने पारित किए 3 प्रस्ताव। जी हम बात कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संसद के रास्ते 3 काले कानूनों को जबरन लाया गया और अब लखीमपुर में भाजपा नेता के बेटे के कृत्य ने पार्टी की मानसिकता को जाहिर कर दिया है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर रहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने की बर्बर घटना के बाद भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को नहीं हटाया जाना सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर भी सवाल उठाते हुए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव में पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से लेकर जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखे सवाल उठाए हैं। साथ ही संघीय व्यवस्था पर प्रहार के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हुए राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण को भी पार्टी ने बेहद गंभीर बताया है। सरकार पर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कार्य समिति ने यह भी कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक नहीं बल्कि चुनावी तानाशाही वाला देश बन गया है। बेलगाम होती महंगाई को लेकर भी अलग प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या निंदनीय। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 किसान नेता ले जिम्मेदारी। जी हम बात कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को धरना स्थल पर मारे जाने के सवाल के जवाब में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये बर्बरतापूर्ण घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस घटना पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी भी ली है कि परंतु जो 40 के करीब धरना स्थल के नेता हैं उन्हें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन विभाग या आंदोलन में ऐसी कोई गलत घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संगठन विभाग या आंदोलन के नेतृत्व में की होती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन 40 नेताओं के आदेश अनुसार आज लोग बॉर्डर पर आकर बैठे हैं और इस बीच वहां ऐसी निंदनीय घटना हुई है। वे शनिवार को गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के नए कार्यालय भवन के लोकार्पण उपरांत पत्रकारों से रूबरू थे। वहीं एलनाबाद उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने अपना मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार को एलनाबाद की जनता का जिस तरह से दिन प्रतिदिन पूरा समर्थन मिल रहा है उससे मजबूती से गठबंधन एलनाबाद की सीट जीतेगा। राहुल गांधी ने भरी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हामी। कहा मैं विचार करूंगा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों के अलावा कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना भी अहम मुद्दा है। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है और इस पर राहुल गांधी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। सूत्रों के अनुसार शनिवार को पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और कई सीनियर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से एक बार फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अपना घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी। फ्लैटों के आवेदन की तारीख हरियाणा में आगे बढ़ी। जी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में अपना घर लेने के इच्छुक कमजोर आय वर्ग और बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा आवास बोर्ड ने पिंजौर कालका डीएलएफ में आर्थिक रूप से कमजोर व बीपीएल परिवार के लोगों के लिए फ्लैट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आवास बोर्ड द्वारा निर्मित 242 3 मंजिला फ्लैटों के आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाई गई है।
है। इन फ्लैटों की कीमत काफी कम है। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा फ्लैटों की अनुमानित कीमत 6,92,000 रुपए निर्धारित की गई है। व्यक्ति को आवेदन के समय फ्लैट की अनुमानित कीमत की 10% राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। शेष राशि बाद में जमा करानी होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह बोले कि सरदार पटेल ना होते तो भारत ना होता, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जी हम बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरदार पटेल को उतना सम्मान नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। 350 रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार पटेल 1 से 1.5 साल के अंदर ना करते तो क्या भारत का अस्तित्व होता। भारत ने कहा आजादी के नायकों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये बात शाह ने अंडमान निकोबार में कई योजनाओं का शिलान्यास करने के अवसर पर कही और इस मौके पर उनके साथ अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी रिटायर्ड भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि अंडमान निकोबार की हवाओं में वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की आत्मा बसती है। इन्हीं महापुरुषों की वजह से आज भारत है। ये लोग ना होते तो भारत का अस्तित्व ही खत्म होता। शाह ने कहा कि मैंने वीर सावरकर को बचपन में ही पढ़ लिया था। सावरकर बहुत ही वीर और देश के लिए सोचने वाले विचारक थे। भारत को बनाने में सरदार की अहम भूमिका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से खुला है विकास का रास्ता। जी आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कश्मीर की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखा। मोहन भागवत ने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने से सभी प्रदेश वासियों के लिए विकास के रास्ते खुल गए हैं। प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि अभी तक घाटी में आर्टिकल 370 के बहाने जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ भेदभाव होता था, जो अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने एक दिन पहले विजयदशमी के अपने संबोधन में भी आर्टिकल 370 को लेकर कहा था कि घाटी से इस धारा को हटाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। संघ प्रमुख ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से अब घाटी में घुसपैठियों को रोका जा रहा है और उनकी पहचान भी की जा रही है। मोहन भागवत ने चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा था। 30,000 रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण। सरकार ने 50,000 का स्लैब बदला। जी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में निजी सेक्टर में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण के कानून में लागू होने से पहले ही बदलाव किया गया है। अब 50,000 की जगह 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। उद्योगपतियों से सुझावों के बाद कानून में ये बदलाव किया गया है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां 30,000 रुपए तक की नौकरियों में 75% आरक्षण देने को तैयार हैं। उनसे सहमति बनने के बाद 15 अक्टूबर से आरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएगी कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं और वे अपने यहाँ कितने युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। बकौल दुष्यंत, ये हरियाणा के इतिहास में क्रांतिकारी कदम है, जिसे लागू करने का कदम वर्तमान भाजपा जजपा सरकार ने उठाया है। ये जजपा का चुनावी वादा भी था। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा। सिंघू बॉर्डर पर शख्स की बर्बर हत्या में 2 और निहंग गिरफ्तार। अब तक 4 और पकड़े गए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास लखबीर सिंह की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 और निहंग गिरफ्तार किए हैं। अब तक इस मामले में कुल 4 निहंगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी आपको बता दें कि पंजाब के तारन का रहने वाला 35 वर्षीय दलित मजदूर लखबीर
सिंह का शव शुक्रवार तड़के सिंह बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड से लटका पाया गया था, जहां किसान करीब 1 साल से धरना दे रहे हैं। उसके हाथ और पैर काटते हुए क्रूरता से हत्या की गई थी। सिंह बॉर्डर पर धरनारत किसानों के पास ही रह रहे निहंग सिखों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। निहंगों का कहना है कि लखबीर सिंह ने सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान किया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मामले में सरेंडर कर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला सरबजीत ने अपने किए हुए को सही ठहराया है और उसने समर्थकों का कहना है कि उसने बेअदबी करने वालों को सजा दी है, इसलिए सरबजीत दोषी नहीं है। उधर पुलिस ने हत्या की वारदात से उसे आरोपी बनाकर उस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है। वहीं कत्ल किए गए लखबीर के परिवार का कहना है कि लखबीर को कोई बहला फुसलाकर और लालच देकर सिंघू बॉर्डर ले गया था। साथ ही परिवार ने बताया कि लखबीर नशे का भी आदी था। परिवार के लोगों ने इन मामले में जल्द से जल्द न्याय दिए जाने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले अब पश्चिमी यूपी का पारा गर्म करेंगे ओवैसी। जानिए टिकैत ने उन्हें क्यों बताया बीजेपी का चचा जान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM ने भी अयोध्या समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में कार्यक्रम करने के बाद अब पश्चिमी यूपी का रुख किया है। ओवैसी के कार्यक्रमों से पश्चिमी यूपी के सियासत में एक बार फिर उबाल देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रविवार से ओवैसी गाजियाबाद से पश्चिमी यूपी के कार्यक्रमों में शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हालांकि किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जवाबी हमला बोलना शुरू कर दिया है। जी आपको बता दें कि अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए AIMM ने बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बलरामपुर, आजमगढ़, कानपुर और प्रयागराज सहित मध्य और पूर्वी यूपी के जिलों में भी रैलियों का आयोजन किया है। 22 सितंबर को ओवैसी ने संभल में एक रैली को संबोधित किया। ओवैसी द्वारा संभल को गाजियों की भूमि कहे जाने के बाद भाजपा और AIMM नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। AIMM के एक नेता ने कहा कि पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चुनाव के लिए पार्टी कैडर को उत्साहित करने के साथ साथ ओवैसी विभिन्न जिलों में वंचित शोषित समाज सम्मेलन आयोजित करने पार्टी के समर्थन आधार का भी आकलन कर रहे हैं। पार्टी ने अपना आधार मजबूत करने के लिए राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया है। नवाब मलिक का एनसीबी पर बड़ा आरोप। दोस्तों को गवाह बनाकर फर्जी मामले तैयार करती है एजेंसी। जी हम बात करें कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्यशैली पर कई विपक्षी पार्टियां अभी तक सवाल खड़े कर चुकी है। इनमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का नाम शामिल है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान के मामले को एनसीबी इसलिए ज्यादा उछाल रही है ताकि लखीमपुर की घटना से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और वहीं एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के मंत्री शनिवार को नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी के गवाह हर मामले में फिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड गवाहों के जरिए एजेंसी फर्जी मामले बना देती है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने जिन समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं वो आर्यन खान ड्रग्स मामले के चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं। नवाब मलिक ने ट्विटर के जरिए कहा है कि समीर वानखेड़े अलग अलग मामलों में अपने दोस्तों पंच गवाहों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी आपको बता दें कि नवाब मलिक ने ट्विटर पर समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन वानखेड़े जो कि पेशे से वकील हैं, उनकी और फ्लेचर पटेल नाम के एक शख्स की साथ में तस्वीर शेयर की है और आरोप लगाया है कि एक तरफ तो फ्लेचर जो हैं जैस्मीन का मुंह बोला भाई है, तो वही दूसरी तरफ वही शख्स एनसीबी के कई मामलों का मुख्य गवाह रहा है। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल और जैस्मीन की इंस्टाग्राम वाली फोटो भी शेयर की है। तो दोस्तों, ड्रग्स मामले केस में फंसे आर्यन खान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल ही नहीं, यूपी, एमपी समेत देश के इन 16 राज्यों में 19 अक्टूबर तक हो सकती है भारी बारिश। जी आपको बता दें कि भले ही भारत के कई हिस्सों से मानसून वापस जा चुका है, लेकिन देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। केरल के 5 जिलों में शनिवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कम से कम 7 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच केरल के एक इडुक्की में भारी बारिश के चलते
चलते कई लोगों की जान भी चली गई है, जबकि केट्टयम में भूस्खलन की कई घटनाओं में कई लोग लापता हैं। केरल के अलावा अन्य 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।